नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और हमारे साथ में चर्चा से पहले अपने मेहमानों का जो है हम परिचय करवा देते हैं आपको। हमारे साथ में हैं रूप नारायण मिश्रा जी, जो लखीमपुर खीरी के निघासन से वरिष्ठ पत्रकार हैं। काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम अखबारों को अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका एटीवी न्यूज चैनल पर। जी। हमारे साथ में राजीव खत्री जी हैं, जो वर्तमान में अध्यक्ष तिकोनिया प्रेस क्लब के हैं और चुने गए हैं, तो इसके लिए की तरफ से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। इसी तरह से क्लब जो है आगे अग्रसर जो है बढ़ता रहे। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ में अतीक शेख हैं, जो प्रतिनिधि हैं एटीवी न्यूज चैनल के लखीमपुर खीरी से। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो शायद मंचों पर 1947 से ही हो जानी शुरू थी हो जानी चाहिए थी। नहीं हो पाई तो हमारी शिक्षा नीति में बदलाव आ जाना चाहिए था, ताकि लोगों को इतिहास पढ़ते वक़्त ये लगता कि पत्रकारों ने इस देश में किया क्या है। पत्रकारों की केवल स्थिति सिर्फ़ इतनी सी रख दी गई है कि पत्रकार क्या है? किसी भी अखबार में आप जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अखबार अपना चला लीजिए, आप किसी चैनल में जॉइन आप कर लीजिए। पत्रकारिता अगर आ रही है आपको, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं और उसके बाद भी आप किसी राजनीति में जा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, वक्ता हैं। लेकिन पत्रकार की असल सच्चाई से सदैव जो है दूर रखा है, वो भी सरकारों का ही काम रहा है। पत्रकारों को उनके कार्य से भी, उनकी पहचान से भी और हर चीज़ से। आज उसी हर एक सवाल पर बातचीत करेंगे और इन लोगों से जवाब जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत के अंदर जो आज़ादी आई है, वो 70% पत्रकारों की वजह से आई है। किसी जाति की वजह से, किसी धर्म की वजह से, किसी की वजह से नहीं आई है। यदि पत्रकार नहीं होते, तो हम आज आज़ाद नहीं होते, हम यूँ कहें। इस देश के अंदर हमने 5-5 पत्रकार प्रधानमंत्री बनाए हैं, जिन्होंने पत्रकार से लेके प्रधानमंत्री का सफ़र किया है। उनमें से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो पत्रकार बने, फिर उसके बाद क्रांतिकारी बने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने और उसके बाद में देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस देश का प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू जी, वो भी इस देश के जो है वो पहले पत्रकार बने, फिर उसके बाद उन्होंने जो है क्रांति लाए, देश आज़ाद हुआ और उसके बाद वो देश के जो है पहले स्वतंत्र भारत के जो है वो राष्ट्रपति बने। इसके साथ ही जो देश के संविधान निर्माता कहे जाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, जिनकी हम संविधान बनाने में बहुत बड़ी और महती भूमिका उनकी रही और उन्होंने अंतिम मसौदा भी तैयार किया था। तो 299 संस्थापक सदस्यों में से एक जिनका योगदान वीएन राव के बराबर ही था। तो डॉक्टर अम्बेडकर भी एक पत्रकार थे, पत्रकार से लेकर के और उन्होंने जो है संविधान निर्माता तक का सफर पूरा किया, कानून मंत्री बने और तमाम विषयों पर बातचीत भी करते रहे। इस देश के अंदर हमारे राष्ट्रपिता की बातचीत हो और पत्रकारिता की बातचीत ना हो, कमाल है। इस देश के नोट पर लोगों ने आज तक ये देखा होगा कि बापू की तस्वीर है, किसी ने देखा कि गांधी की तस्वीर है, किसी ने कहा मोहनदास करमचंद गांधी की तस्वीर है और किसी ने बहुत ज़्यादा हो गया तो ये कह दिया कि भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बड़े क्रांतिकारी थे। 40 सालों तक अनवरत लगातार संगठन को चलाने वाले व्यक्ति की तस्वीर हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश में हमारी करेंसी पर एक पत्रकार की फोटो है? वही पत्रकार की बात कर रहा हूँ जिनको बापू के नाम से जानते हैं। पत्रकार की फोटो है, पहले पत्रकार, फिर क्रांतिकारी और फिर उसके बाद में उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। लेकिन वो पत्रकार थे। पत्रकारों के इसी क्रम में बहुत सारे हैं, तो उसमें जो है हम नहीं आगे चलेंगे, लेकिन इतना आपको बता दें कि इतिहास जब भी आप खोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी तक हमने प्रधानमंत्री दिए इस देश को, 5-5 प्रधानमंत्री और तमाम क्रांतिकारी। इस देश के जो पहले हमारे जो शहीद आजम बोले जाते हैं, जिनको उपाधि मिली है शहीद आजम की, भगत सिंह जी, वो भी दैनिक सैनिक में लिखा करते थे। आगरा का अखबार था, बहुत प्रतिष्ठित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
जिन्हें मैं फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म या फ्रीडम जर्नलिज्म अगर कहूँ तो बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि देश को पहला स्वतंत्र रेडियो, देश को भारतीय स्वतंत्र जो उस समय था वही भारतीय था, देश को पहला स्वतंत्र रेडियो, देश को पहला स्वतंत्र समाचार पत्र देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। जिस वक्त लोग क्रांति के लिए लिखा करते थे, अखबारों के लिए लिखा करते थे, वो अखबार सभी रौलेट एक्ट के अधीन ब्रिटिश हुकूमत के बैनर तले चला करते थे। लेकिन ऐसे में एक हमारी सरकार बनती है भारत की धरती पर, आरजी हुकूमत आजाद हिंद, और उसी सरकार के तले एक अखबार और एक रेडियो का संचालन होता है आजाद हिंद के नाम से। आजाद हिंद रेडियो हमारे देश का पहला स्वतंत्र मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या स्वतंत्र रेडियो, जिसके संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो हम कह सकते हैं फादर ऑफ फ्रीडम जर्नलिज्म या इंडियन जर्नलिज्म, भारतीय पत्रकारिता के पिता, वो भी संपूर्ण भारतीय, प्रथम भारतीय संस्थान। हमारे साथ में रूप नारायण मिश्रा साहब हैं, 32 वर्षों से काम कर रहे हैं। पत्रकारों की तो उपेक्षा हमेशा होती रही है, हालांकि हमको चौथा खंबा बोल बोल करके हमको इतना बेवकूफ बनाया गया है, इतना बेवकूफ बनाया गया, शायद ही किसी को बेवकूफ बनाया गया हो। और हम भी खुश हैं बड़े, भैया हम चौथा खंबा है। अरे चौथा खंबा बोल के देश के पत्रकारों को खंबा पकड़ाया जा रहा है, ये नहीं दिखाई देता है, न संस्थानों को न पत्रकारों। हम पहला स्तंभ हैं भाई। आजादी से पहले बोले डेमोक्रेसी आई, पहले डेमोक्रेसी आई कि पत्रकार पहले आए? पहले जब पत्रकार आए हैं तो देश का प्रथम स्तंभ पत्रकारिता है। पहले पत्रकारिता आई, फिर लोकतंत्र आया, फिर व्यवस्था आई। तो पहला जो स्तंभ है वह तो पत्रकारिता है, और हमने चौथा स्तंभ उसको बना दिया, और उसको भी कहीं डाला नहीं। कमाल की बात है, मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश के पत्रकारों को, और पत्रकारों को फर्क नहीं पड़ता है इससे कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। हम पहला की चौथा, और फिर लिखा कहाँ है हम चौथा। ये वाली चीज है कि कुछ दिनों के बाद में अस्तित्व खोजोगे, वहां भी समझ में हमारे तमाम पत्रकार शहीद घोषित हुए। आज तक शहीद पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया। एक पैसा पत्रकारों के नाम से, पत्रकार तो इस देश के नागरिक ही नहीं माने जाते हैं। हम खास करके आर्टिकल 19 जो दिया गया है संविधान के अंदर, आप विश्वास नहीं करेंगे कितना बड़ा घटिया मजाक किया गया पत्रकारों के साथ संविधान में। ऐसा घटिया मजाक, ऐसा क्रूर मजाक, जैसे मैं कहूं कि इतिहास में जिसने 70% जिनका खून रक्त बलिदान बहा है, जिन्होंने दिया है, केवल कविता लिखवर देने से स्वराज अखबार बंद हो जाते थे और उनके संपादकों को काला पानी की सजा हो जाती थी। ऐसे पत्रकार, और संविधान ने उनके साथ इतना क्रूर मजाक किया। आर्टिकल 19 पर शब्द तक नहीं डाला, पत्रकार शब्द तक नहीं डाला, और उससे घटिया मजाक तो ये होता रहा 1947 से लेकर 2025 तक हमारे पत्रकारों के नाम से एक भी पैसा, पत्रकारिता के नाम से, पत्रकारों के नाम से, उनके परिवार के नाम से, उनके नाम की योजनाओं के नाम के साथ में ना तो केंद्र ने कोई योजना निकाली और ना ही राज्यों ने कोई योजना निकाली। ना तो हमारी कभी कोई गिनती की गई कि कितने जेलों में हैं, कितने जेल से बाहर हैं, कितने शहीद हो चुके हैं। इससे क्रूर और इससे घटिया मजाक किस डेमोक्रेसी में हो सकता है? लेकिन ये सवाल है, इससे भी और बेहतर सवाल है। अब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मिश्रा जी, आप 32 वर्षों की पत्रकारिता में बहुत जीवन का उतार चढ़ाव आपने देखा है, पत्रकारिता को आते जाते देखा है। पत्रकारिता में क्या आमूल-चूल बदलाव हुए हैं जिनको आपने महसूस किया है, जिसमें आपको लगा है कि हमारे दौर की जो पत्रकारिता थी, आज कुछ और पत्रकारिता है? जी, मिश्रा साहब। पहले तो हम चैनल के जो हमारे प्रभारी जी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, और चैनल को धन्यवाद देता हूं जिसमें चैनल ने हमें अवसर दिया कुछ शब्द बोलने के लिए। बहुत बहुत आभारी हूं मैं इसका। पत्रकारिता में बदलाव जो आया है वो वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो पहले पत्रकारिता हुआ करती थी तो उसमें पत्रकार को सीधे ग्रामीण क्षेत्रों से खबरें लेकर के और प्रकाशन के समय तक उसमें कुछ समय भी लग जाता था। तब बहुत धीमी गति से मीडिया काम करती थी, लेकिन अब बहुत त्वरित मीडिया हो गई। तो पहले जो खबरें होती थी उन पर अमल होता था और उसको तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन करके और सरकार ध्यान देती थी और उसको उस पर अमल करके उस चीज को मतलब जो है समाज के सामने लाती थी। लेकिन इधर कुछ दशकों में देखा गया कि पत्रकार अपनी योग्यता को और अपने दृढ़ संकल्प को लेकर के निष्पक्ष निडर होकर के मैदान में जब आए तो बहुत ही आक्रामक रुख देखने को कुछ लोगों का मिला, जिसमें हमारे साथ जनता जुड़ी। जनता को हमारा जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा लगा, और जनता को यह लगा कि आज पत्रकारों की वजह से ही ये सब चीजें मिलती हैं देखने को, वरना देश में
बहुत चीजें ऐसी हैं जो नहीं जान मिलती और घोटाला हो जाता या कार्रवाई नहीं होती या इस पे अमल नहीं करता प्रशासन। तो बहुत अच्छी बात है कि पहले दौर की पत्रकारिता आज के दौर की पत्रकारिता में बहुत बदलाव आया है। और अब जितना चैनल और ये हमारे जो चैनल के संवाददाता है, प्रिंट मीडिया और ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में बराबर का योगदान चल रहा है और कहीं पर किसी से सबका योगदान देश राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए बना हुआ है। और हम यही चाहेंगे कि ये हमारे पत्रकार साथी सभी निष्पक्ष निर्भीक रूप से काम करें। इसी पे सरकार का ये तो बहुत एक जो अभी आपने बताया कि नहीं उपेक्षा हुई, इस चीज को तो खैर कहा ही जाएगा। बहुत बड़ी सरकार ने इस मामले में पत्रकारों की अमर उपेक्षा की है। बचावत वेतन आयोग को काफी दिनों से पास किया जा रहा है, इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई और उम्मीद की जाती है कि शायद अब इस बार भी नहीं होगी क्योंकि अब भूल गए। और बचावत वेतन आयोग में बहुत चीजें ऐसी दर्ज थी जिनके द्वारा पत्रकारों का पूरा सम्मान और मान मर्यादा इज्जत और पत्रकारों के हर क्षेत्र में मदद के लिए सरकार सामने मतलब खड़ी होती, लेकिन उस आयोग को सरकारों ने भुला दिया, उस पर अमल नहीं किया गया। मेरी मांग है कि बचावत वेतन आयोग को पुनः इस पर विचार किया जाए और इसको तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया जाए और जिससे कि हमारे पत्रकार साथियों का, जो हमारे पत्रकार साथी हैं बड़े निष्पक्ष निर्भीक निडर होकर के और ज्वलंत समस्याओं को भी उछाल रहे हैं, देश की एकता अखंडता के लिए पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, उनके इस साहस पर, उनके इन कर्तव्यों को, इनके इस महत्वपूर्ण मेहनत पर सरकार को, प्रशासन को जो तवज्जो है वो मिल रही है। लेकिन उनके अंदर फिर भी ठेस है, एक चुभन है, एक दर्द है, एक पीड़ा है कि उन पत्रकारों को अभी तक सरकार से जो सुविधा, जो सहायता, जो अभी आपने हमारे भाई साहब ने कहा मिलनी चाहिए, उसके विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई और वास्तव में एक मजाक बना के रख दिया गया। इस चीज पर अमल करना चाहिए सरकार को और इस पर तत्काल प्रभाव से हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और पत्रकारों की वजह से ही सरकार का ये जो आज आईना है पूरा सामने आ रहा है। और इतना कितने भी रेडियो स्टेशन हुआ करते हैं, लेकिन जितने माध्यम से हमारे यहाँ चैनल काम कर रहे हैं, एक एक चीज दिखा रहे हैं और एक एक प्रिंट मीडिया लोकल में मतलब हर जगह जा करके और नाली से लेकर के और घर के घूरा कचरा तक के समाचारों को प्रकाशन हो रहा है। ये चीज शासन तक जा रही है, शासन उस पर अमल भी कर रहा है और देश का विकास हो रहा है, तेजी से गांव में विकास बढ़ा है। इन चीजों को देखते हुए पत्रकारों को सुविधाओं से कभी वंचित नहीं करना चाहिए। सरकार को जो सुविधाएं पत्रकार को मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, उन पर कोई समझौता हम पत्रकार साथी नहीं कर सकते। धन्यवाद। ठीक है राजीव खत्री साहब, इस देश के अंदर जब घटिया मजाकों की मैं बातचीत करता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई, बहुत सारे सांसदों से बातचीत हुई और वो मौन हो जाते, चुप हो जाते, कहते आप कहां से खोज के लाए। मैंने कहा खोज के नहीं लाया, दबाया तो आपने था, जिसके नीचे आप ऊपर जिसके बैठे हो, और मैं खोज के लाऊंगा भाई। ये तो खोज के तो वो चीज लाई जाती है जो पहली बार किसी ने खोजी हो। ये तो छुपा कर रखी है आपने, दबा करके रखी है। इस देश के अंदर पुलिस के म्यूजियम हैं, उनके लोग शहीद होते हैं, इस देश में सम्मान मिलता है, उनके नाम से चौक चौराहे हैं। इस देश के अंदर इतने पत्रकार हैं, पत्रकार का अपना निजी कोई दुश्मन ही नहीं है, पत्रकार का अपना कोई निजी दुश्मन नहीं है। पत्रकार पत्रकारिता करता है, दूसरों की खबर छापता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से दुश्मन तैयार होते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है पत्रकारों को दुश्मन तैयार करने के लिए, आप सोचिए। मतलब एक ऐसा काम, एक ऐसा कार्य जिसके लिए आपको कुछ मिले ना मिले लेकिन मौत तो पक्की है, ऐसा मान करके चलना पड़ेगा। जैसे सरहद पर हमारे जो है सीमा के जो जवान जो जाते हैं वहां रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो उनको पता है कि जीवन में वेतन ये जो चीजें मिल रही हैं तो जब तक मिलेंगी जब तक जीवित है, मरना तय है, बच गए तो ठीक है, लेकिन जान हथेली पर लेकर के हमको भारत माता की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है। ठीक उसी तरह से हमको डेमोक्रेसी जो 3 स्तंभ हमको बचाने हैं, तो 3 स्तंभ बनाए भी तो हम ही ने हैं, और हमको चौथा स्तंभ बोल रहे हैं और चौथे स्तंभ पर लोग नाचे जा रहे हैं। अरे भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब समझ में नहीं आता है कि तुमको मूर्ख बनाया जा रहा है। बाप ने बेटे को पैदा किया कि बेटे ने बाप को पैदा किया?
जो चीज पहले पैदा हुई वो पहला स्तंभ हुआ कि लास्ट हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। पत्रकारिता के 3 स्तंभ हैं, डेमोक्रेसी, विधायिका और न्यायपालिका। क्योंकि जब तीनों ही अच्छा काम नहीं करते हैं तब पत्रकारिता तब भी थी जब ये तीनों नहीं थे, जब पैदा भी नहीं हुए थे तीनों भारत के अंदर। और जब ये पैदा हो चुके हैं पत्रकारिता अब भी है, और पत्रकारिता की वजह से ही तीनों बच्चे सुरक्षित हैं अभी। जिस दिन पत्रकारिता नहीं रहेगी, जिस दिन नहीं लिखा जाएगा, उस दिन ये तीनों बच्चे समाप्त हो जाएंगे। सदियों से न्याय व्यवस्था चली आई है, कभी मनुस्मृति के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, लगातार संविधान बनते रहे। कभी मुगलों के संविधान चले, कभी राजाओं के चले, कभी अंग्रेजों के चले। आज हमारे भारत का स्वतंत्र संविधान है, अखंड भारत है। सवाल ये उठता है कि बार-बार प्रेस क्लब तो बनाए जाते हैं, संगठन बनाए जाते हैं, लेकिन संगठन की भूमिकाएं क्या होनी चाहिए? संगठन को क्या आज तक किसी संगठन ने इस देश में पत्रकारों के हालात जानने की कोशिश की? कि हमारे कितने पत्रकार जेल के अंदर है? एक आरटीआई लगाई गई? नहीं लगाई गई। कितने वर्तमान में पत्रकार हैं भारत सरकार की गिनती में? हम की गिनती में आते हैं कि नहीं आते हैं? कल अगर मर गए तो क्या पत्रकार छापा जाएगा या वैसे लावारिस लाश पकड़ी गई? इस तरह से मतलब हम तो इतनी मेहनत करके दुश्मन बनाते हैं, लोग तो दुश्मन कम करने के उपाय खोजते हैं। तो जो इतने मेहनती पत्रकार हैं, उनको कभी शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, और हम उससे ज्यादा हम मूर्ख हैं। हमने आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। अरे वो नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम तो कम से कम उनका चौक चौराहे पर उनकी फोटो बना सकते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। एक म्यूजियम तो बनना चाहिए। हर महीने प्रेस क्लब की तरफ से पत्रकारों को जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सम्मानित भी किया जाना बहुत आवश्यक है, और प्रेस क्लब को इसलिए सम्मानित करना चाहिए ताकि लोगों में और उत्साह बढ़ सके और बेहतर काम कर सके। मिश्रा जी, खत्री साहब जी, जय हिंद। सबसे पहले मैं एटीवी न्यूज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले दुनिया प्रेस क्लब को मौका दिया अपने चैनल पर आने का। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः मैं फिर से आपको बधाई दे रहा हूँ। आज के जो भी मुद्दे हैं उस संबंध में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि देश का चौथा स्तंभ होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अध्यक्ष होने के नाते अपील करता हूं कि पत्रकारों को शहीद का दर्जा दिया जाए तथा उनके लिए हर संभव मदद का भी भरोसा दिया जाए। कहा जाता है लेकिन किया नहीं जाता। एक प्रेस क्लब के अध्यक्ष होने के नाते मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि पत्रकारों को शहीद का दर्जा आप दें, उनको हर सहायता दें। अभी आपने देखा होगा हमारे कई पत्रकार साथी सीतापुर में, लखीमपुर में, उनको माफियाओं ने या आप कहिए किसी तरह भी उनकी हत्याएं हुई, उसके खिलाफ अन्य संगठनों ने मुद्दे उठाए, फिर भी उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस शहीद परिवार को, हम तो उनको शहीद ही कहेंगे, हमारे शहीद भाई पत्रकार भाई को श्रद्धांजलि देते हुए सरकारी सहायता भी मुहैया कराई, क्योंकि उसमें एक संगठन इन्वॉल्व था। उन संगठन के पदाधिकारियों ने मेहनत करके मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई, जिसके चलते उनको सहायता राशि का लाभ भी मिला। जी जी। जो वर्तमान समय में जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, जो बहुत वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबरों के नाम से जो जाने जाते हैं इस देश में, न तो उनको पत्रकारिता का ये पता है कि पत्रकार क्या है, और पत्रकार और साथ में यूट्यूबर में क्या अंतर है। यूट्यूबर और पत्रकार में ये एक अंतर स्पष्ट जो है मैं कर दूं कि पत्रकार जो है वह परंपरागत मीडिया के साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हें हम पत्रकार कहते हैं, जिनके ऊपर पीसीआई एक्ट लागू होता है, जो उनके नियम और मानकों पर चलते हैं। मुझे लगभग 18 साल हो गए पत्रकारिता लाइन में। जी, मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद में, जी मैं कंप्लीट कर लूं, क्योंकि लोग जो दर्शक सुनेंगे उनको भी एक क्लैरिटी उसमें आएगी। जी। उसके बाद में जो है कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद में रिपोर्टिंग गाइडलाइन बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हमारी कुछ सीमाएं हैं हम पत्रकारों की, कि हम उन्हीं चीजों तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर उल्लंघन करेंगे तो हमें माफीनामा भी लगाना पड़ेगा। यूट्यूबरों के लिए ऐसा नहीं है। यूट्यूबर जो है, जो सिर्फ शुद्ध यूट्यूबर हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन यूट्यूबरों पर सिर्फ आईटी एक्ट ही लागू होता है। आईटी एक्ट मतलब अगर उसका आईटी एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो उसी के लिए उनको
जो भी क्षमा वमा मांगनी पड़े और जो भी उसमें दिया है प्रावधान है, उसी के तहत या कहें सीधे-सीधे कार्रवाई होती है। लेकिन जो परंपरागत मीडिया के साथ में जुड़े हैं, हालाँकि भारत सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। अखिलेश यादव जी की सरकार ने 2017 में एक काम किया था कि पत्रकारों के लिए डिजिटल विंग विंग अलग बनाया था, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विंग अलग-अलग बनाए थे और उन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया था, हालाँकि वर्तमान समय में बंद है। तो वहाँ पर पत्रकारों को क्या होता था कि वो जिस डिपार्टमेंट से या अपने जिस विभाग से होते थे, जिस संस्थान से होते थे, उसका कार्ड, लेटर अपलोड कर देते थे और जिस विंग में है, उसका एक जो है जो सेलेक्ट कर देते थे, जो ऑप्शन होता था। तो इस तरह से हर जगह के पत्रकार दिखाए जाते थे, पारदर्शिता रहती थी, कितने पत्रकार सरकार के पास दर्ज हैं, ये भी दिख जाता था। अखिलेश यादव जी ने अच्छा काम किया था, पत्रकारों को दिखना कि पत्रकार कितने कहाँ पर हैं। डिजिटल विंग बहुत शानदार काम कर रही है और डिजिटल विंग आज के दौर में बहुत बेहतर काम कर रही है। लेकिन अब ऐसी ही स्थिति में लोगों ने यूट्यूब पर कोई पॉलिसी बने, कोई नीति आए, क्योंकि भारत में ना तो ये वैध है और ना ही अवैध है। आर्टिकल 19 भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार देता है, जिसी के तहत सोशल मीडिया पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो वह बोल सकता है। मैंने आपको शुरुआत में जैसा कहा कि इस देश में पत्रकारों के साथ जितना घटिया मजाक किया गया, उतना कहीं भी नहीं किया गया और कभी भी नहीं किया गया। पत्रकारों को लेकर के इसलिए उनका कोई नाम नहीं है, आर्टिकल 19 के तहत ही आते हैं। पीसीआई तो अलग से आ गया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, तो उसने अपने नियम बनाए, उसने पत्रकारों को रोकने, नियंत्रण करने और उनको जो है एक शक्तियां उनके पास भी सीमित है, नहीं तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अब ऐसे में जो पत्रकार हैं वो तो बहुत कम संख्या में हुआ करते थे, कोई फर्जी निकल गया, कोई कुछ निकल गया। लेकिन आजकल हमने देखा है कि जो नई मीडिया है इसके तहत लोग वीडियो बना लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेते हैं। मतलब इतना गंदा धंधा, जिसे एक लाइन में कहे गंदा है पर धंधा है, खोल रखा है। सरकार को बोल रहे हैं हम तो आर्टिकल 19A में आते हैं, अगर हम पत्रकार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नागरिक हैं और बोल सकते हैं आर्टिकल 19A ए के तहत, आर्टिकल 19A के तहत पत्रकार जैसे बोल रहा है वैसे ही हम बोल रहे हैं। हम में और पत्रकारों में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है। घर में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर आज सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जाए और अपनी प्रोफाइल पे बना के कोई समाचार अपलोड कर दे, कोई गलत बात नहीं है। अपनी भी आवाज उठा सकता है, दूसरों की भी आवाज उठा सकता है, ये संविधान कहता है, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन क्या पत्रकारिता में क्या चीज आपने देखी, किस चीज की कमी? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मैं कहता हूँ पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी होती है, पत्रकारिता इज नॉट जॉब, ये सोशल सर्विस, ये समाज सेवा है। और समाज सेवा के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं, देशभक्ति होनी चाहिए। समाज का उत्थान करने के लिए आपके मन में संकल्प होना चाहिए। नहीं तो एक पढ़ा लिखा आईएएस आईपीएस इस देश को बर्बाद कर देता है, 500-500 करोड़ कमा लेता है, क्या फायदा है उसका आईएएस आईपीएस बनने का? एक मंत्री बनाने के बाद में हजारों करोड़ खा जाता है, क्या फायदा है उसका? एक पढ़ा लिखा डॉक्टर लोगों के ऑर्गन निकाल लेता है और किडनियां बेच देता है, क्या फायदा है उसका? पढ़े लिखे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। अनपढ़ों के अंदर थोड़ा डर तो है, लेकिन समाज सेवा के लिए कैसी नौकरी? और इसके लिए तो कहीं कोई है भी नहीं। सूचना प्रसारण मंत्रालय से लेकर के आरएनआई तक कहीं कोई नियम और कहीं कोई रूल नहीं है। अखबार खोलने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, आप कल अप्लाई करिए, आरएनआई आ जाएगा। चैनल की एक अपनी अलग प्रक्रिया है, जहां आप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग 2 लाइसेंस दिए जाते हैं, जिसके तहत चैनल जो है वो अपना प्रसारण करते हैं। प्रसारण चाहे उनका 2 केबल नेटवर्कों पर हो या 2867 के 2867 केबल नेटवर्क और भारत के 8 डीटीएच प्लेटफॉर्म पर हो। डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है और बाकी हम प्लेटफॉर्म देख ही रहे हैं सोशल नेटवर्क पर। आपके क्षेत्र में अपराध उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर लखीमपुर खीरी आता है अपराध के मामले में। इतना अपराध, लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह है, इतनी तो जल्दी लोग मच्छर भी मारते हैं जितना आदमी को मार देते हैं। मच्छर से भी कम सस्ती जिंदगी उसकी हो गई है, शायद मच्छर भी महंगा है। ऐसे में वहां जो पत्रकार कर रहे हैं, कभी नशे में नाम आना, कभी ब्लैकमेलिंग में नाम आना और कभी जो है अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जो है वो आगे करना, थाने में जाके दलाली करना, तमाम तरह की। मतलब एक लाइन मैं तो ये कहूंगा कि पुस्तक कम पड़ जाएगी और अब मैं अगर इनकी कमियां निकालने पर आऊं तो बहुत सारी चीजें इनको लेकर के संगठन और क्लब क्यों सफाई नहीं करते हैं? क्यों ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं करते हैं? संगठन क्यों अपनी एक नई नीति के तहत? क्योंकि जो लोकल संस्थान है, एक होता है नेशनल संगठन, राष्ट्रीय संगठन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे तो ये अपेक्षा हम नहीं कर सकते। वो तो सभी को जोड़ लेते हैं, जो भी ABCD आया सब जुड़ जाओ, कार्ड बनाना है, पैसे लेना है, ओके। लेकिन जो स्थानीय होते हैं उनसे हम अपेक्षा करते हैं, ठीक चैनलों की तरह। जैसे स्थानीय अखबार जो छाप देते हैं वो कभी राष्ट्रीय स्तरों पर जगह भी नहीं मिल पाती है। जैसे आज तक इंडिया टीवी, जो वहां खबर नहीं चल पाती है, वो खबर हमारे छोटे पत्रकार बहुत ईमानदारी से छापते हैं, बहुत मेहनत करके छापते हैं। तो उनका धन्यवाद और साधुवाद इसलिए करना चाहिए कि स्थानीय पत्रकार रीढ़ की हड्डी है,
गाँव के किसान मजदूरों की, जवानों की, युवाओं की, महिलाओं की, शोषितों की, वंचितों की। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि इस पर क्या स्थानीय संगठनों ने सफाई नहीं करनी चाहिए? अपनी छवि जो बिगड़ रही है पुलिस की तरह, पत्रकारों की भी छवि पर लोग अंकुश लगाने लग गए हैं, दाग लगाने लग गए हैं। क्या इसके लिए अब सफाई ज़रूरी नहीं है कि बहुत हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे? जी। जी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ और एक प्रेस क्लब अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे संगठन है, उनको इस चीज़ पे बिल्कुल घोर तरीके से, विषय से देखना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग करनी चाहिए। अभी बात आती है, आज मुझे लगभग 18 साल पत्रकारिता सर क्षेत्र में हो गया है। सबसे पहले मैंने वॉइस ऑफ लखनऊ में पेपर का काम किया, उसके बाद में सुदर्शन न्यूज में एज अ नागरिक पत्रकार मैं रहा 5 साल के बाद। फिर आज मैं इस समय रीड न्यूज का ब्यूरो चीफ हूँ और स्टेट हेड एडवर्टाइजमेंट विभाग से हूँ। तिकुलिया के सभी साथियों ने मुझे प्रेस क्लब का अध्यक्ष घोषित किया, प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनाया। इसके नाते मैं अभी अपने साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एक अध्यक्ष के नाते बहुत बड़ा भरोसा जताया। रही बात कि जो इस तरह की ये गंदगी फैला रहे हैं, एक अध्यक्ष होने के नाते मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से प्रेस क्लब तिकुलिया की तरफ से अपील कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को हमारा संगठन कतई ही नहीं रखेगा। अगर ऐसे लोग हमारे संगठन के अलावा हमारे क्षेत्र में भी हैं, तो हम उनके तहत कानून कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए भी हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोगों की हम कड़ी निंदा करते हैं कि जो इस तरीके से जगह जगह जाकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, पहुंच जाते हैं। कोई लकड़ी माफिया है, अगर वो लकड़ी का काम कर रहा है तो उससे 500 लेने, 1000 लेने। अभी 15 दिन बने ही हमारे संगठन को हुआ है, पता नहीं कितनी शिकायतें हम लोगों के पास आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि सर, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे पत्रकारों पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल हम भी प्रेस क्लब के नाते, अध्यक्ष के नाते मैं ये कहता हूं कि ऐसे पत्रकारों को चिन्हित करके, चाहे वो हमारे लखीमपुर में है, चाहे वो यूपी में है, चाहे वो तहसील निघासन के अंदर है, जिनका कोई भी सोशल बैकग्राउंड नहीं है, वो एक कभी कोई आईडी बनवाते हैं, कभी कोई आईडी बनवाते हैं, उसके बाद में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इसकी बात अभी कुछ दिन पहले की ही बात है सर। अभी कई एक दो पत्रकार साथी हैं जो अपने आप को पत्रकार बताते थे, उन्होंने हमारे संगठन में जुड़ना चाहा। उनको हम लोगों ने रखा गया, जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए। एक अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने संरक्षक जी से कहा कि संरक्षक जी, ये इस तरह के लोगों को हम लोग नहीं रखेंगे। तो संरक्षक जी ने भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बिल्कुल ऐसे लोगों को हम कोसों दूर अपने संगठन से रखेंगे, क्योंकि संगठन हम लोगों को चलाना है और हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो भी हमारे क्षेत्र में है, निघासन में है, तरह तरह की सोशल मीडिया पे न्यूज वायरल हो रही है, तरह तरह के लोग जगह जगह जाते हैं, प्रधानों से 500 रुपए लेते हैं, रोजगार सेवकों से लेते हैं, सिक्योरिटियों से लेते हैं, क्योंकि इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है उन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है सर। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि सर, अगर कोई भी कर्मचारी है जिसकी सैलरी 2000 से स्टार्टिंग हो, जिस समय उसने नौकरी की हो, आज उसकी सैलरी 9 या 10,000 रुपए हो, पर आज के टाइम पर वो करोड़पति हो, छोटा सा कर्मचारी, एक मंथली इनकम उसकी डीएम से भी अधिकतर निकल रही हो, तो क्या प्रशासन को उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जी, क्योंकि अभी हम अपने अगर निघासन क्षेत्र की बात करें, कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं, मेरे को भी काफी टाइम हो गया पत्रकारिता लाइन में, जिनके घर पे खाने को नहीं होता था। आज सर वो जगह जगह अपने 50 लाख के प्लाट खरीद चुके हैं। कहां से खरीद चुके हैं? ये बहुत घोर विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी से, एक प्रेस क्लब के अध्यक्ष के होने के नाते तिकुलिया से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचारियों के ऊपर, आप कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, पर भ्रष्टाचार का तो बहुत बुरा आलम है, क्योंकि उनको बढ़ावा देने वाले ये छुटभैया पत्रकार हैं जो एक फर्जी तरीके से जगह जगह जाते हैं, पैसे लेते हैं, किसी से 500 ले लिए, चलो भाई उसकी खबर छप गई, हम आपकी खबर बना देंगे। नहीं नहीं भैया, खबर मत बनाना, रोक लो, ठीक है, रुक गई, 500 लिए चले आए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर बात आती है एक जिला अधिकारी की, अगर एक आईएएस अधिकारी वो इतनी मेहनत करने के बाद में आईएएस बनता है,
टीसीएस बनता है, वीडियो बनते हैं, डीएम बनते हैं, पर एक छोटे से अधिकारी जो हाई स्कूल इंटर करके अपनी नौकरी ले लेते हैं, उसके बाद में वो इतना भ्रष्टाचार करते हैं। आज भी सर, अगर हम किसी भी तरह किसी भी लाइन में चले जाएं, अगर मनरेगा के तहत अगर मैं आपको अपने ही एरिया की बात बताऊं, तो मेरे एरिया में ही मनरेगा में करोड़ों का भ्रष्टाचार है, लाखों का भ्रष्टाचार है। ऐसी कोई पंचायतें नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाले ये छुटपैया पत्रकार हैं, जो जगह जगह बिल्कुल इस तरह की बातें करते हैं, जाते हैं, उनसे पैसा लेंगे, उनकी खबर को छुपाएंगे, क्योंकि अच्छा और ईमानदार पत्रकार तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। अतीक शेख हमारे साथ में जुड़े हैं। अतीक जी से भी हम चाहेंगे कि जो आपने सुना है दोनों लोगों को, रूप नारायण मिश्रा जी कहाँ हैं, उन्हें आप बिठाएं, क्योंकि उन्हीं का जो है नाम भी लिख करके आ रहा है। जी, रूप नारायण मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है हमारी? जी मिश्रा जी, अभी आपसे कुछ सवाल हैं जिनके उत्तर जो है जानने। जी आप बैठे, क्योंकि आपका नाम यहाँ नाम जो है दिखा है। अतीक शेख जी, मैं माइक आपका जो है ऑन कर रहा हूँ। आपने दोनों लोगों को सुना, मिश्रा जी को भी, खत्री साहब को। पत्रकारिता को लेकर के अगर जो है सबसे बड़ी समस्या पत्रकारों के सामने क्या आती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है, यही समस्या आती है। लोग पत्रकारिता में पैसे के लिए आते हैं। अगर वो नहीं आए तो सक्षम लोग आएंगे, या सक्षम लोग आएंगे तो अपने मन मुताबिक खबरें छापेंगे, और अगर गरीब आएंगे तो उनकी समस्या पैसा है। जी, किन स्थितियों से, किन हालातों से पत्रकारों को गुजरना पड़ता है, पत्रकारों के हालात क्या हैं जिनको लेकर के काम होने चाहिए, जैसे चाहे पत्रकारों के बच्चों की एजुकेशन की बात हो। एक पत्रकार अमीर है या गरीब है, उसके आधार पर तय हो जाना चाहिए। अगर पत्रकार सक्षम नहीं है तो उसके बच्चों को, कितने पत्रकार होंगे, उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाए, एक खर्चा कम हुआ। उनको, उनके पास आवास नहीं है तो उनको एक निःशुल्क आवास मुहैया करवा दिया जाए। भाई आप इतने कॉलोनियां बनवाते हो, अम्बेडकर कॉलोनी मायावती जी ने बनवाई, उस समय समाजवादी पार्टी वालों ने भी बनवाई, तो पत्रकारों के लिए भी एक कॉलोनी खड़ी कर दी जाए शहर में, या फिर जिस जगह पर हो। तो वहां पत्रकार अगर रह रहा है तो दूसरा खर्चा कम है। तीसरा, पत्रकार के लिए एक राशन योजना निकाली है, ताकि पत्रकार का राशन भी कम हो जाए, क्योंकि भाई कमाई तो करना ही नहीं है, खबर छापनी है ना उसने। उसकी चिकित्सा भी कम होनी चाहिए, उसके पूरे परिवार में उसके माता पिता की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। चौथी हो गई। पांचवी, उस पत्रकार को कुछ ना कुछ भत्ता आपको देना चाहिए, पेट्रोल खर्चा हो गया, कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीजें देते रहनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो आप दे रहे हो, उनके तो बजट में आप ले आते हैं। पत्रकारों का जो सबसे छठा, जो कहते हैं कि हमें वकील नहीं मिलता है, कभी कुछ जरूरत पड़े तो सरकार की तरफ से कम सरकारी कानूनी मुहैया होनी चाहिए, उपलब्ध जो है करवानी चाहिए। जो विधि है, विधिक सलाहकार उनको जो है मिलने चाहिए। तो पत्रकारों के इस तरह से खर्चे कम होंगे। पत्रकारों के शिक्षा के, चिकित्सा के, उनके परिवार के अगर खर्चे कम हो जाएंगे तो पत्रकार जो है वो शांति से सच का सच और झूठ का झूठ छाप पाएगा, जैसा होगा वैसा का वैसा ही छाप पाएगा। अब पत्रकारों को इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि पत्रकारों का पैसा आता कहाँ है असल में। मिश्रा जी, पत्रकारों का पैसा इस देश में केवल एक ही जगह आया है, और वो जगह है सूचना विभाग के नाम से लोग जानते हैं, जहां लोग कार्ड लेटर जमा करवाने की जैसी बातें करते रहते हैं। अभी लेटर वहां जमा करना है, क्या मतलब है? सूचना विभाग में किस लिए लेटर जमा हो रहा है? सूचना विभाग किसी चैनल, किसी अखबार, किसी प्रतिष्ठान का मालिक है क्या? अरे भाई, मालिक तो भारत सरकार है। उसने एक बार रजिस्ट्रेशन दे दिया, जिसको दे दिया वो मालिक हो गया, उसका संपादक, उसका ओनर। लेकिन लेटर क्यों जमा होता है? मुझे लगता है 100 में से 99% पत्रकारों को पता ही नहीं कि 99% पत्रकारों को लेटर क्यों जमा होता है सूचना विभाग में। लेटर जमा होता है इसलिए कि जहां आपका कार्ड मान्य नहीं होगा, जैसे प्रधानमंत्री जी आए तो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनकी रैली में आपके कार्ड से आप एंट्री नहीं पा सकते। वहां पर सरकारी सुरक्षा लगी है, सरकारी अधिकारी के द्वारा ही आपको जो 24 घंटे का एक कार्ड दिया जाता है, वो जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप जो है वहां पर नहीं आप एंट्री पा पाएंगे, प्रवेश नहीं पा पाएंगे। जो पैसा 100 करोड़ 200 करोड़ आता है प्रचार प्रसार के नाम पर, और जिसमें कहा जाता है, प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? मीडिया कर रही है, लेकिन वो 10 लोग मिलकर के बैठ करके खा जाते हैं पूरे प्रचार प्रसार का पैसा। और आज तक किसी देश के एक संगठन ने, सिवाय बेवकूफ बनाने के, कभी भी, बड़े जो संगठन है, मैं उनकी बात आपको कर रहा हूं, जिनको जिले में बैठना चाहिए था, जिनको सूचना विभाग के सामने धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, आमरण अनशन करना चाहिए था, और वहीं पर जम जाना चाहिए था कि जब तक पैसे का बंटवारा एक एक सही ढंग से नहीं करोगे तब तक हम हटेंगे नहीं। आरटीआई नहीं डाली गई, प्रचार प्रसार का पैसा कौन आया कौन खा गया पता नहीं चला, लेकिन कभी ये चीजें आंकड़े नहीं आते हैं। असल लड़ाई तो पैसा है, जिसके लिए लोग पैसे लेते हैं 500-500, 1000-1000।
और उसके बाद में लोग जो है बदनाम होते हैं। पत्रकारिता किस लिए बदनाम है? प्रचार प्रसार में आया हुआ पैसा, मैं अपने आंकड़े से आपको बता रहा हूँ, जितना पैसा आता है जिले में, अगर प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए महीना भी दिया जाए तब भी पैसा आप खर्च नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए महीना, ये बड़ी बात आपको मैं कह रहा हूं कि 2 लाख रुपए अगर महीना आ रहा है तो भी वह व्यक्ति पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। अब 2 लाख रुपए अगर महीना आएगा तो वो पैसा जो है खर्च नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इतना पैसा आता है प्रचार प्रसार के नाम पर सूचना विभाग के पास, लेकिन सूचना विभाग क्या बांटता है? क्या एक पैसा नहीं बांटता है। वही 10 पत्रकार जो पुराने हैं और जो बड़े हैं, घाघ हैं, वही खा जाते हैं। बाकी के 99% पत्रकारों अपने भाइयों का पेट खा जाते हैं। लेकिन एक भी संगठन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी नहीं लिखता इस चीज के लिए, आरएनआई को चिट्ठी नहीं लिखी जाती, सरकार को कभी चिट्ठी नहीं लिखी जाती। असल कामों के लिए कभी संगठन चिट्ठी लिखते ही नहीं है, असल जगह कभी केस करते ही नहीं है, असल जगह कभी आरटीआई नहीं डालते, असल जगह कभी सवाल नहीं पूछते कि तुम हम पत्रकारों का प्रचार प्रसार के नाम आया पैसा कैसे बांट सकते हो 10 लोगों में, और हमको पूछा ही नहीं, हमारा लेटर जमा रहा। लेटर जमा करने का क्या फायदा? प्रचार प्रसार के नाम पर एक यूट्यूब तक को मिलना चाहिए, एक फेसबुक तक को मिलना चाहिए, एक आम आदमी तक को पैसा बांटने का अधिकार है। अगर वो आप प्रचार प्रसार कर रहा है उसका प्रोत्साहन करे सूचना विभाग, लेकिन कितना प्रोत्साहन करता है भाई? तो समस्या सब पैसे की है कि पैसा कहां से आए। एक तो सरकारें कुछ नियम लाए, जिन योजनाओं की मैं बात कर रहा था मिश्रा जी, आवाज यदि आप तक पहुंच रही है, इन पर भी आपकी एक टिप्पणी और सुझाव चाहता हूं कि क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए। और दूसरा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के खिलाफ आंदोलन होने चाहिए हर संगठन के। पैसा बटेगा तो उनकी पहुंच और रीच के अनुसार बटेगा। ठीक है, आप मान लीजिए आज तक को 2 करोड़ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, 2 करोड़ दीजिए, लेकिन हमारे लास्ट वाले व्यक्ति को 20,000 तो दीजिए तो सही। आप कितना देते हो? मैं तो कह रहा हूँ 20 लाख महीने का भी अगर ये दे दें प्रत्येक पत्रकार को, तब भी ये पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। इतना पैसा है, 500 करोड़ 700 करोड़ ऐसे आता है प्रचार प्रसार का जिलों में। जी मिश्रा जी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है, पत्रकार क्यों गलत पत्रकार बनता है? क्योंकि इस देश में फर्जी पत्रकार कोई नहीं होता है। जिस देश में हर तीसरी गली में, हर तीसरे घर में एक संपादक बैठा हो, उस देश में पत्रकार फर्जी हो सकता है क्या? अरे पत्रकार के लिए तो कार्ड बनवाना है, समाज सेवा है, उसके लिए कौन सी योग्यता की आवश्यकता है कि उसे फर्जी बनने की जरूरत पड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फर्जी पत्रकार तो कोई होता ही नहीं है। मैं कई बार चुनौती से कह चुका हूं कि फर्जी पत्रकार नहीं होते, लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। जी मिश्रा साहब। जी मिश्रा साहब। जी जी भाई साहब बताएं। हाँ, मेरा सवाल वही था कि क्या सरकार को योजनाएं लॉन्च करनी चाहिए, पत्रकारों के बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा और उनके परिवारों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि उनका वेतन तो है नहीं कुछ। और दूसरा भाई साहब बहुत जरूरी है ये नंबर 1 पे चाहिए। बहुत देर हो गई, ये बहुत देर हो गई, और लोग काम करते रहे और कहीं से कोई आवाज नहीं उठाई गई, क्योंकि बड़े संस्थानों में वो रहे, उनको बढ़िया अच्छा उनकी सैलरी रही, उनका अच्छा सिस्टम बना रहा भाई, उनको कुछ तकलीफ हुई नहीं। लेकिन जो ग्रामीण ब्लॉक तहसील ग्राम पंचायत स्तर के पत्रकार हमारे थे, वो संघर्ष झेलते रहे मुसीबतों में। लखीमपुर उनको जिले से जाना, अगर 80 किलोमीटर पे जिला मुख्यालय है, वहां के लिए बेचारे किराया भाड़ा इंतजाम करके मीटिंग में पहुंचते हैं कि कैसे किराया का इंतजाम मीटिंग में हम जाएं। उसके लिए भी कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी कि चलो प्राइवेट बसों पे इनको सुविधा देने के लिए जिला सूचना कार्यालय को आदेशित करे और वो अपना कार्ड बनाए, वो अपने आए जाए। तो जो ये व्यवस्था है सरकार को बहुत पहले कर देनी चाहिए। इनकी सुख सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा गया, बस मोटी मोटी हेडिंग में खबरों के लिए प्राथमिकता दी जाती रही, चुपके से कह दिया जाता रहा भैया जरा ध्यान देना, मेरा नाम ना छूट जाए, मेरा नाम जरूर लिख देना। ये सब क्या है? इसके साथ में अब जिन लोगों ने इन चीजों पर अमल किया वो लोग लिखते रहे, जिन लोगों ने अन्यथा कर दिया कि नाम छापने लिए तो आ गए, लेकिन सुविधाओं के नाम पे टोटा है पत्रकारों के लिए, हम वही लिखेंगे जो देखेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये लिखने की जो शैली है इसमें हम जैसा चाहे वैसा कर दें। तो जैसा चाहे वैसा कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप सत्य को पीछे छोड़ दें और असत्य को लिख दें, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सत्य लिखें और सत्य के आधार पर हमारी आवाज पूरे देश के कोने कोने में जाए और वहां पर उसका रिएक्शन हो, लोग उस पर मतलब जो है उसका सम्मान करें। और सरकार को चाहिए कि हम सभी पत्रकारों को ये सुविधा बहुत पहले दे देना चाहिए, और इनकी सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनको आवागमन यात्रा भत्ता आज रोडवेज बसों में है, कहीं कोई सुविधा नहीं है भाई। मान्यता प्राप्त पत्रकारों की 2 सीटें वहां सुरक्षित रहती हैं,
मिश्रा जी, उसमें आप इसमें घुसोगे। आपको थोड़ा-सा जी टोकना चाहूँगा, क्योंकि हमने आज जी जितने भी ज्वलंत सवाल उठाए, ये तो सिर्फ़ हमारी जी। पूरी पुस्तक के एक पन्ने के 1/4 हिस्से का एक कोना था। जो हमने सवाल जी उठाए, जो सरकार को सुझाव दिए हैं, ये वो चीज़ें हैं, जो केवल हम बीमारी ही नहीं बताते हैं, हम सुझाव भी बता रहे हैं। 32 हम्म। सालों के करियर में आपने कितनी बार संगठनों के मुँह से ऐसी आवाज़ सुनी है और कितने वरिष्ठ पत्रकारों ने इन चीज़ों पर आवाज़ उठाई? कितने पत्रकारों को पता है कि हमने हमारे लहू से ये देश सींचा गया है? कितने पत्रकारों को पता है आज़ादी हमारी वजह से आई? कितनों को पता है भाई डेमोक्रेसी साहब, हमसे छीना है? जी, एक मोतीलाल वोरा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हुए हैं। जी। तो वो लखीमपुर खीरी आए थे हुँ, और पत्रकारों का उन्होंने, चूंकि राज्यपाल थे उस समय वो, जी, और पत्रकारिता जगत में भी उन्होंने बहुत काम किया था, अपना उल्लेख कर रहे थे। तो हम लोग गांव से गए थे यहाँ से, और ये पता चला था कि आज पत्रकारों को सम्मान मिलेगा, राज्यपाल जी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राज्यपाल जी के नजदीक पहुंचने का अवसर मिलने के लालच में हम लोग चले गए थे। जी, वहां पहुंचे तो सबको लिस्टेड किया गया। उसके बाद सभी को मोतीलाल वोरा जी ने सम्मान दिया। साल वाल जो भी था, मतलब कुछ याद नहीं है, बहुत पहले की बात है। वहां पर पत्रकारों ने मतलब इस मुद्दे को उठाया था कि आपके रहते, भाई साहब आप चूंकि खुद पत्रकार हैं, तो हम पत्रकारों के सुख सुविधा के लिए और ऐसे इस विषय पर कुछ आप अमल करें, और हमें उम्मीद है कि आप कुछ हमें देंगे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों की बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, पत्रकारों के अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिससे कि पत्रकार निष्पक्ष होकर के देश की सेवा कर सके। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन तक ही सीमित रह गया। खत्री साहब फिर कैमरे पर आप बचावत आइए, आप वेतन कैमरे पर नहीं है। खत्री साहब कैमरे पर जी आप अपना कैमरा ऑन करिए। खत्री जी साहब, जी। आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आपका कैमरा ऑन नहीं है, बंद है। जी, जी जी मिश्रा जी, साहब हाँ कंटिन्यू। हाँ। हाँ, तो बचावत वेतन आयोग की मांग उसी टाइम उठी थी कि भाई साहब इसको पालन करवा दीजिए। बोले हाँ, मैं लखनऊ पहुंचते इस पे अमल करूंगा, देखूंगा क्या होता है। खैर, वो उसके बाद मीटिंग हो गई, सब आया गया हो गया, मामला समय बहुत बीत गया, कुछ नहीं हुआ। एक बार समाचार पत्र में लखनऊ से खबर लगी थी कि बचावत वेतन आयोग पर से चर्चा होगी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। तो बचावत वेतन आयोग को, अगर हम, जितनी हमारी समस्या सब उसी में निहित है, और आज जो मांग है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों की अपनी निजी उनकी स्रोतों से जो कमाई है, व्यवसाय है, रोजगार है, उन चीजों को लेकर के पत्रकार अगर मोर्चे पे डट के काम कर रहा है, तो फर्ज बनता है उसकी पूर्ण सुरक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई बच्चों की, और सही पत्रकार का दर्जा देना, ये सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन बात वही है, जब आपने कहा भी कि कभी मांग इसके ज्वलंत मुद्दों पे नहीं उठी, कभी उठी तो मतलब स्वार्थ परिता बस उठी, लेकिन विशेष रूप से इसके मतलब पूरे भारत में आंदोलन नहीं चलाया गया कि नहीं भाई ऐसा पत्रकारों के लिए होना चाहिए, और हम ये इसको जब मांगे आप पूरी कर देंगे हमारी, तब हमारे धरने से उठेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ वैसे। ठीक है। राजीव खत्री साहब, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? आपका मैं माइक जो है ऑन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर दलाली हटानी है, बीमारी बतानी है, तो सरकार को सुझाव भी बताने हैं। अब सुझाव यही है कि पत्रकार जो, अगर कल को कोई दिव्यांग हो जाए, मान लीजिए महीने भर पत्रकारिता की है और वो बेचारा दिव्यांग हो गया, तो क्या दिव्यांग पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए? क्या पत्रकार जब बूढ़ा हो जाता है, तो चलिए अभी तो कर रहे हैं, ठगी कर ली, चीज़ें कर ली, बहुत पत्रकार ये सोच रहे होंगे कि अभी दलाली-वलाली करके काम निकाल लेंगे। लेकिन जब 70 साल के आप हो जाओगे, बच्चे भी आपको घर से बाहर निकाल देंगे, फिर क्या होगा? क्या उस समय वृद्ध पत्रकार पेंशन योजना जैसी योजनाएँ क्या लागू नहीं होनी चाहिए? क्या उन पर बातचीत नहीं होनी चाहिए? और इस देश की सबसे बड़ी यही समस्या है। क्या कहेंगे आप खत्री साहब? क्योंकि योजनाएँ भी आपको बताई, उन योजनाओं में और क्या योजनाएँ बढ़ सकती हैं? और क्या सूचना विभाग का इलाज क्या हो सकता है? क्योंकि सूचना विभाग अधिकारी का इलाज ही एकमात्र इलाज है। दलाली, भुखमरी जो पत्रकारों के बीच में है, जिसकी वजह से वो करते हैं, सब समाप्त हो जाएगा एक ही बार में। जी। सर, आज तक सूचना विभाग की तरफ से हुँ, मुझे लगता है उन्हीं लोगों को विज्ञापन के तौर पर पैसा दिया जाता है हुँ,
कि जो लोग वहां पे 24 घंटे डटे रहते हैं या बने रहते हैं, जैसे कि आपने कहा था कि 2 4 5 पत्रकारों को ही वहां पे रखा जाता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्योंकि अभी अगर हम बात करते हैं, जैसे भी आपने कहा कि हाँ बोर्ड गठित होना चाहिए, बिल्कुल बोर्ड गठित होना चाहिए। मानिए अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं और उसके बाद भी हम लोगों को कोई भी चैनल की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जाती है, किसी भी चैनल की तरफ से, कहते हैं ये तो यार छोटे पत्रकार हैं, वहां के हैं। अगर हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट पर जाना पड़े कोई कवरेज के लिए, तो वो लगभग 80 किलोमीटर हमारे यहाँ से पड़ती है। मैं सब तिकुलिया में रहता हूँ, हमारे यहाँ से जिला सिंगल जी मुख्यालय हमारे 80 साथ में किलोमीटर नए है। शायद आपने लिंक भेजा हो। सिंगल जी आवाज आ रही है आप तक? सिंगल जी आवाज आ रही है आप तक? जी सर। जी शुभ नाम क्या है आपका? पूरा नाम क्या है? आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरा सुरेंद्र कुमार सिंघल। अच्छा, सुरेंद्र कुमार सिंघल। सिंघल जी वर्तमान में किस समाचार चैनल में आप जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कृपया आप बताएं। आप बहुत लेट से ज्वाइन हुए हैं क्योंकि अब डिबेट बंद भी होने के कगार साहब पर है। लखनऊ तिकोनिया प्रेस क्लब में किसी पद पर हैं क्या आप? जी। संगठन मंत्री। हम्म, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आपको हम संगठन बिल्कुल मंत्री। जोड़ेंगे क्योंकि आज लंबी चर्चा हो गई, आप जुड़ नहीं पाए और जो है अब हम बिल्कुल लास्ट में हैं, तो अब चर्चा भी शायद आपसे संभव नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर आपको जो है जोड़ेंगे। जी खत्री साहब कंटिन्यू प्लीज। जी, तो अभी हम लोग यहाँ से अगर जिला मुख्यालय जाते हैं, तो यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई भी कवरेज करते हैं, हम लोगों को मैसेज जरूर मिलता है, आता है। हम लोग ग्रुप से भी, जिला सूचना विभाग के ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, वहां से आता है, प्रोटोकॉल आता है कि आज ये मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आज ये मंत्री जी आ रहे हैं, आज इनका कार्यक्रम है, आज उनका कार्यक्रम है। पर हम लोग पहुंच नहीं पाते। हम लोग इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि दूरी के नाते हैं। हाँ पहुंचते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचते हैं, पहुंचते भी हैं। कोई मेन कार्यक्रम होते हैं उनमें हम लोग पहुंचते भी हैं। कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, ना चैनल की तरफ से दिया जाता है। सूचना विभाग की तरफ से आज तक मुझे लगता है कि मेरे को लगभग 2 1.5 साल हो रहा है, मैं रीड न्यूज से एज अ ब्यूरो चीफ काम कर रहा हूँ लखीमपुर में, और मेरा लेटर वगैरह भी सब वहां पर जमा है। जमा होने के बावजूद भी, अच्छा परिचित भी है सबसे, लेकिन फिर भी आज तक वहां से कोई भी, ना तो हमें विज्ञापन दिया गया, ना ही हमारे चैनल को दिया गया है कि आप वहां तक पहुंचाइए। मतलब अगर यदि इसे हम कहें कि 47 से लेकर 2025 तक एटीवी के अलावा और केशव पंडित के अलावा ये आवाज नहीं उठाई गई, क्योंकि मैं तो लगातार इस आवाज को उठा रहा हूँ कि इलाज एक ही है, यहाँ किसी ने भी आवाज नहीं विभाग है। जी जी, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मैं तभी मैंने कहा कि मैं एटीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने हम इंडो नेपाल बॉर्डर के किनारे बसे लोगों की आवाज को और हमारे तिकुलिया प्रेस क्लब को मौका दिया अपने चैनल पर बोलने के लिए। मैं पुनः एक बार उनको दिल से फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी जी, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन, लेकिन रूप नारायण मिश्रा जी आपके साथ में जो है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, सुलझे हुए पत्रकार हैं। उन्होंने दौर देखा है, कई सरकारों को बदलते देखा है, कई लोगों को जी भी बदलते देखा है, पत्रकारिता के स्वरूप को भी, प्रिंट से लेके डिजिटल तक के सफर को उन्होंने देखा है। उन्होंने पत्रकारिता को चलते देखा है। अगर हम ये कहें, ये गलत नहीं होगा, सर, अभी एक जवान मैं एक व्यक्ति को आज बात करना चाहता हूँ सर, रखना चाहता हूँ देख अपने। रहे हैं। जी जी। अभी एक हमारे पत्रकार साथी है जेपी मिश्रा जी, जिनका दुखद निधन हुआ लखीमपुर खीरी में। ओहो। तो उनको एक स्कूल में, एक विद्यालय ने उनके बच्चों को फ्री शिक्षा का मौका दिया कि मैं उनकी दोनों बेटियों को फ्री, यानी स्नातक तक की, इंटर तक की पूरी पढ़ाई, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ना आने की ना जाने की, किसी भी चीज की। और प्रेस क्लब ने भी उनको दिया, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे लगता है अभी तक कोई भी मदद नहीं पहुंची है, ना ही हम लोगों के संज्ञान में आया है ऐसा कि हमारे जिले के किसी अधिकारियों ने उनको कुछ दिया हो, या कोई बात रखी हो, या कोई उनसे पहुंचा हो। यहाँ पत्रकार संगठन जरूर पहुंचे हैं। उन्होंने आज भी, एक पत्रकार संगठन है लखीमपुर में, प्रेस संगठन है, उन्होंने तो इसको लेकर के मेरा एक सुझाव है सहायता कि मिश्रा धनराशि जी मुहैया कराई है सर। इसके लिए मेरा एक सुझाव आपको रहेगा, क्योंकि समय समय पर यदि आप जो है संस्थान के साथ में, बीपी मिश्रा जी हैं, शायद बीपी मिश्रा ही आपने बताया है नाम? जेपी मिश्रा, ज्योति मिश्रा, ज्योति मिश्रा, स्मृति 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 चौराहा के नाम से पत्रकार ज्योति मिश्रा
स्मृति चौराहा के नाम से। मुझे लगता है किसी न किसी चौराहे पर भी आप उनकी एक तस्वीर या उनकी फोटो या चौराहे का नाम ही अपनी तरफ से भी आप नामकरण कर सकते हैं। वहाँ तिकोनिया प्रेस क्लब का बोर्ड भी लगा सकते हैं और आप घोषित कर सकते हैं। उनकी स्मृति के नाम से आप जो है सरकार को भी आप पत्र भेज सकते हैं। जो आपके जिलाधिकारी हैं उनको भी आप भेज सकते हैं कि इनके लिए एक स्मृति नाम से ही कि पत्रकार ज्योति मिश्रा स्मृति स्थल बनाया जाए या इनकी याद में कोई म्यूजियम बनाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए, ताकि आज के बाद में पत्रकारों की धरोहर, पत्रकारों की चीजें, पत्रकारों का काफी समय से, काफी लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में थे और सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे। जी बिल्कुल, हम उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम पत्रकारिता पर चर्चा तो कर ही रहे थे, लेकिन खासकर मैं हमारा जो एक नया संगठन आया है उसके लिए जो है मैं एक बार पुनः बधाई दूंगा कि वो इसी तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। और अगर सही लड़ाई लड़ रहा है उसमें एटीवी न्यूज चैनल उनके साथ में है हमेशा। एटीवी न्यूज चैनल सदैव जो है लड़ाई लड़ता है। हमारा किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम स्वयं संगठन है। संगठनों को हमें पहले संगठन बनाना है, उनको हमें बताना है कि पहले तुम संगठन बन जाओ, फिर हम जुड़ जाएंगे आप में। क्योंकि प्रत्येक संगठन में बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि कमियां अगर 1-2 हों, 1 से लेकर के 99 तक कमियां रहती है, इसलिए हम संगठनों का हिस्सा कभी नहीं बनते। लेकिन संगठन अगर यदि अच्छा काम करते हैं तो एटीवी न्यूज चैनल उनके साथ में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके पत्रकारिता के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है। अगर संगठन भी चाहता है पत्रकारिता में बदलाव हो और ऐसे पत्रकारों से छुटकारा मिले ताकि लोगों के समाचार सही जगह तक लग पाए, उनको न्याय मिल सके, जिम्मेदारी है। लेकिन ये तभी संभव है जब पत्रकार की पैसे की समस्या हल होगी, और वो बरसों से हल है, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं, अधिकारी नहीं कर रहे हैं, और पत्रकार को पता नहीं है, संगठन बता नहीं रहे हैं, आंदोलन हो नहीं रहे हैं। तो इसी के साथ रूप नारायण मिश्रा जी से भी मैं एक क्लोजिंग कमेंट, एक लास्ट चाहूंगा कि वो अपनी कंप्लेंट करें, और उसके साथ ही खत्री साहब से और अतीक शेख जी से भी। जी मिश्रा जी, लास्ट क्लोजिंग कमेंट। मैं चाहता हूं भाई साहब कि आपने हमारे पत्रकार साथियों का सहयोग देने के लिए पूरा आश्वासन दिया है, और बड़ी बड़ी बधाई हो इस चीज के लिए कि एटीवी न्यूज चैनल संघर्ष कर रहे पत्रकारों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन वो संगठन भी इतना सक्रिय हो कि भाई वास्तव में जैसे कि अपनी ईमानदारी, निष्पक्ष, निर्भीक, निडर होकर के क्षेत्र में काम करे, और उसके बारे में लोग चर्चा करें कि हाँ, इस संगठन ने इतने काम किए, लोगों का कल्याण किया, किसी गरीब का भला हुआ, किसी को कोई सड़क बन गई, कोई पुलिया बन गई, कोई पुल बन गया। ये संगठन भाई तुरंत मौके पे आता है और तुरंत एक्शन लेता है। अब उसमें इन चीजों को देखते हुए उन संगठनों को सम्मान आप दे रहे हो, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि अगर आप जैसे उच्च विचारों के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम लोग यही चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें कि आपके चैनल को भी सम्मान मिले और साथ साथ में हम लोगों का भी सम्मान आगे बढ़ता जाए। जी राजीव खत्री साहब, क्लोजिंग कमेंट आपकी। जी, आपके चैनल के माध्यम से प्रेस क्लब तिकोनिया के अध्यक्ष होने के नाते अपने तिकोनिया के जो भी मेरे पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, और जो भी अन्य हमारे संगठन में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो हमारे संगठन में आए, जुड़े, और हम सब एक होकर समाज सेवा करें। जो फर्जी, जैसे आपने कहा कि लोग फर्जी पत्रकार कहते हैं, तो मैं ऐसे पत्रकारों की भी घोर निंदा करता हूं कि जो इस तरह के छोटी छोटी बातों के लिए जगह जगह गरीबों से पैसे वसूल रहे हैं, उसका भी प्रेस क्लब तिकोनिया बहुत घोर निंदा करता है और आश्वासन देता है उन पीड़ितों को भी। आज भी हमने आश्वासन, एक पीड़ित हमारे पास में आए थे, हमने उनको आश्वासन दिया, उनको मदद का पूरा भरोसा दिया, और कल हम उनकी मदद को पूरा भी करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर पुनः अध्यक्ष होने के नाते ऐसे अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं कि कृपया ये सब चीजें छोड़कर समाज सेवा का रास्ता अपनाएं और पत्रकारिता को तिकोनिया क्षेत्र में नई दिशा दें, क्योंकि आज तक तिकोनिया के अंदर प्रेस क्लब का गठन नहीं था। अब तिकोनिया में प्रेस क्लब का गठन हो चुका है, और जिसकी अध्यक्षता मैं स्वयं कर रहा हूं, और हमारे संरक्षक जी भी बहुत वरिष्ठ हैं। अन्य हमारे साथी हैं जो तिकोनिया के पत्रकार साथी हैं, अन्य हैं भाई जो भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर पुनः एक बार कहता हूं कि आप लोग हमारे संगठन में आए और हम इस क्षेत्र को नई दिशा दें।
इस क्षेत्र को कोशिश करें कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बना सके। आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने तिकोनिया प्रेस क्लब को सबसे पहले अपने चैनल पे लाइव डिबेट में शामिल किया। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद व बहुत बहुत बधाई। जय श्री, जय हिंद, जय श्री राम। अतीक शेख जी, लास्ट क्लोजिंग कमेंट, और आपका जो है माइक अनम्यूट आप कर लीजिए आपका। जी सर। जी, क्लोजिंग कमेंट, पूरी जी डिबेट को बिल्कुल आपने सर। सुना, देखा। जी बोलिए। जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पे जो लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे कुछ पत्रकार साथी, जैसे कि हमारे साथ में आज हमारी डिबेट में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रूपनारायण मिश्रा जी व राजीव खत्री जी, सब लोगों के साथ आज बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे आपको बताता चलूं सर कि निगासन ब्लॉक के अंदर एक दो पत्रकारों ने एक ऐसा सिस्टम जारी करके रखा है कि पूरा पत्रकार समाज जो है उनसे परेशान है। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो गली गली किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से लेके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को बदनाम करने की कोशिश, व पीड़ित मजदूरों से किसी से 1000 वसूलना, किसी से 2000 लेना, किसी की पूरी जांच भी नहीं, जानकारी भी नहीं लेनी है, उनके ऊपर से पूरी तरीके से खबरें चलाना, इन सब सारी चीज़ों को जो है वो अंजाम देते फिर रहे हैं। इससे जो है पत्रकारों के ऊपर, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर जो है पूरी तरीके से संगठनों को व हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों को पूरी तरीके से बैठ के विचार करना चाहिए। जी सर। ठीक है, चलते चलते सिर्फ एक ही मैसेज देंगे जिले के अधिकारियों के नाम से, हमारा ये रहेगा कि हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी पत्रकार से कहते हो कि ये पत्रकार बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा दलाल हो सकता है। यदि कोई नेता कह रहा है कि ये पत्रकार बहुत अच्छा है, तो वो भ्रष्टाचार में बहुत बढ़िया खेल सकता है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, चाहे तुम हमें सही बोलो या गलत। वो पत्रकार क्या, जो अधिकारियों की नजरों में नहीं कटके, जो नेताओं की नजरों में नहीं अटके, उसे पत्रकारिता नहीं कहते हैं। इससे बेहतर है पत्रकारिता होनी ही नहीं चाहिए। जिले के जितने भी अधिकारी हैं, ताल ठोक करके उनसे एटीवी न्यूज़ चैनल जो है हर समय बैठने को तैयार है। कभी भी कोई भी पत्रकार किसी भी संस्थान का हो, अगर उनका संस्थान उनको बीच में छोड़ देता है, उनका संगठन छोड़ देता है, एटीवी न्यूज़ चैनल सदैव तत्पर है। नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, यदि आप इन नंबर पर जो है फोन करेंगे, हमें पूरी समस्या बताएंगे, तो हम आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह निःशुल्क वकील भी अपने संस्थान की तरफ से उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि जो आप जिले से जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो समस्याएं हो जाती है, पत्रकार आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भी हम आगे हैं, योजनाओं के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो पत्रकार कमजोर हो रहे हैं, उनको आने वाले समय में एटीवी मीडिया इंस्टीट्यूट के माध्यम से आने वाले समय में लखीमपुर खीरी के पत्रकारों को प्रशिक्षित भी करने का काम एटीवी नेटवर्क करेगा। और ये देखते हैं कि कितना समय लगता है। वहाँ लगातार हम प्रयास कर रहे हैं ताकि पत्रकार सीख सकें बहुत सारी चीजें, अपने अधिकार जान सकें, अपनी शक्तियां जान सकें। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार। क्योंकि जुड़े, आपने अपना कीमती समय जो है दिया। लोग आपको सुनेंगे, बिल्कुल आपकी जो 32 वर्ष की यात्रा है, राजीव खत्री साहब की 18 वर्ष की यात्रा है, क्योंकि ये तो राम जी के वनवास से बहुत ज्यादा लंबा है। और मुझे लगता है कि इससे कुछ सीखने को मिलेगा कि एक पत्रकारिता बेबाक भी हो सकती है, ईमानदारी से भी हो सकती है, और 32 वर्ष से अधिक भी गुजारे जा सकते हैं पत्रकारिता में। तो इसके लिए आपको जो है नमस्कार। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखने वाले लोग जो हमें देख रहे हैं, उनकी अपनी भी कोई समस्या है तो ठीक इसी तरह जुड़ करके अपनी समस्या रख सकते हैं। अगर पुलिस से परेशान हैं, अधिकारियों से परेशान हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ये मत सोचिए कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आंसू पोंछने नहीं आएगा। एटीवी न्यूज़ चैनल का हर प्रतिनिधि, एटीवी न्यूज़ चैनल की पूरी टीम, एटीवी न्यूज़ चैनल आपके साथ में है, आपके द्वार तक आएगा, आपको सुनेगा और आपको न्याय भी दिलवाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके लिए चलाएगा। इसके लिए हम पत्रकारिता में और एटीवी न्यूज़ चैनल दोनों ही वचनबद्ध हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।